तो लास्ट क्लास हमने एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो खत्म कर लिया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद important topics. The first topic that we will discuss is Wood's reaction. Now, Wood's reaction is by far one of the most common questions that is ever given to you, and this is also very easy. So the first reaction that we will discuss is Wood's reaction. All right. So इसमें जो हम स्टार्ट करते हैं. So Wood's reaction में देखो आपको इन जनरल क्या दे रहा था आपको WURTZ, राइट. सो वुड्स रिएक्शन में देखो आपके पास क्या होता है, आपके पास एक अल्काइल हैलाइड होता है. अल्काइल हैलाइड यानी कि RX. ओके. नाउ यहाँ पे X जो है वैसे तो वो हैलोजन होता है, बट आगे के हम जितने भी रिएक्शन करेंगे हम हमेशा फ्लोरीन को इग्नोर करते हैं. ओके. फ्लोरीन इज ऑलवेज इग्नोर्ड. X का मतलब हमेशा Cl Br एंड I होगा, राइट. हम फ्लोरीन को इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बन एंड फ्लोरीन का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. सो दैट इज यूजुअली नॉट ब्रोकन बाय योर रेगुलर रिएजेंट्स. उसके लिए हम स्पेशल रिएजेंट्स यूज करते हैं. तो जब भी आप आगे X देखो उसका मतलब हमेशा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो होता ही है, बट फ्लोरीन हर केस में नहीं होता, और जहां पर भी होता है वो चीज मैं अलग से मेंशन कर दूंगा. राइट. Now the first part that we require in Wood's reaction is an alkyl halide. Okay, so this is our hydrocarbon, this is our halogen. अब देखो यहाँ पे मेरा रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, RX in the presence of Na dry ether. Okay, हमारा यहाँ पे ड्राई ईथर जो है वो सॉल्वेंट है. ड्राई ईथर हियर इज सॉल्वेंट, एंड इसका प्रोडक्ट क्या होता है? इसका प्रोडक्ट होता है RR प्लस NaX. ऑब्वियसली ये चीज यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है. अगर मैं इसको बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पे इसको ट्वाइस डालूंगा एंड इसको जो है ट्वाइस. ओके, बट बैलेंसिंग हियर इज नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मेरा R और R जो है वो कंबाइन करता है. पहले आप इतना पूरा लिख लो. ओके, यहाँ पे Na जो है इट इज बेसिकली अ सेकेंड रिएक्टेंट. Na is your second reactant or a catalyst. आप इसको catalyst भी कंसिडर कर सकते हो. यहाँ पे हम ड्राई ईथर को सॉल्वेंट यूज करते हैं एंड नॉट वाटर. ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वाटर इज नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट. वाटर इज नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट. बताओ हम यहाँ पे वाटर को सॉल्वेंट की तरह क्यों यूज नहीं कर रहे? आप समझ ही गए हो. अगर मेरे पास सोडियम है तो सोडियम जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा या वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? ऑब्वियसली वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगा, राइट. सो विच इज व्हाई वी डू नॉट यूज वाटर एज आवर सॉल्वेंट. ओके, वी इंस्टेड यूज ड्राई ईथर. वाटर इज नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट as sodium would react with water, okay, complete कर लो. इसलिए हम ड्राई ईथर यूज करते हैं. ड्राई ईथर इज इनर्ट. ड्राई ईथर, कई बार आप इसको एज DE देखोगे. ओके, कई बार जब आप बुक्स सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा NaDE. तो DE इज ड्राई ईथर, राइट. सो ड्राई ईथर इज इनर्ट. कॉपी कर लो यहाँ तक फटाफट. यहाँ तक कॉपी कर लिया सभी ने ना. इसके आगे हम जितने भी रिएक्शंस करेंगे सारे रिएक्शन का एक मैकेनिज्म होगा. मैकेनिज्म यानी कि वो रिएक्शन एग्जैक्टली प्रोसीड कैसे करता है. ओके, नाउ इन दिस केस हमारा मैकेनिज्म क्या है? देखो आप एक दो रिएक्शन देखोगे आपको मैकेनिज्म का मतलब समझ में आ जाएगा. क्या हो, मैंने अभी तक इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया. आई हैव नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग. वी हैव नॉट इवन कम टू द इंपॉर्टेंट पार्ट. अभी आप ध्यान दो, आपको आगे समझ में आ जाएगा क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है क्या नहीं. ध्यान दो. सो मैकेनिज्म में देखो यहाँ पे होता क्या है ना. सोडियम is a reactive element. सोडियम जो है एक्चुअल में किस तरह से एग्जिस्ट करेगा? सोडियम will exist as Na plus and it will give an electron, right? Fluorine is ignored because carbon fluorine bond is extremely strong. Carbon fluorine bond extremely strong होता है, इसलिए हम फ्लोरीन को जनरली इग्नोर करते हैं, right? Now in the first case सोडियम जो है वो आयोनाइज करके मुझे Na plus and इलेक्ट्रॉन दे रहा है. Now अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस RX पे अटैक करता है. ओके, दिस इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन दिस RX. नाउ यहाँ पे RX पे देखो आपका ऑब्वियसली हैलोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. ओके,
हाइड्रोजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। सो अब आप समझ गए हो नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव? ऑब्वियसली आर पे या डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा। सो इफ दिस इलेक्ट्रॉन अटैक्स हियर तो ये वाला एक्स जो है वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा आर तो उतना ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। एंड अगर इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इट डज नॉट रिक्वायर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे x माइनस तो मिल जाएगा, ठीक है। नाउ ध्यान दो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो दिस थिंग वाज न्यूट्रल, ओके, बट देयर वाज वन नेगेटिव चार्ज। तो अब अगर मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बना दिया तो जो बचेगा उस पे वो क्या होगा, वापस ध्यान दो, दिस वाज नेगेटिव, दिस वाज न्यूट्रल, सो इफ दिस इज नेगेटिव दिस बिकम्स, ऑब्वियसली ये न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जनरेट होता है आर डॉट। नाउ आर डॉट इज अ फ्री रेडिकल, ओके, आर डॉट इज अ फ्री रेडिकल। यहाँ पे आपका एक्स जो है इट इज अ लीविंग ग्रुप, ओके, यहाँ पे आपका एक्स जो है इट इज अ लीविंग ग्रुप। नाउ लीविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, लीविंग ग्रुप ऑलवेज टेक्स अवे, ऑलवेज टेक्स अवे द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। आर इज नॉट कंप्लीट ऑक्टेट, करेक्ट, आर के पास उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। लीविंग ग्रुप जो है वो हमेशा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके निकलता है। यहां तक लिख लिया? ओके ना, आप चाहे तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। क्या? देखो एक और बार देखो, आप चाहे तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर मैं R और X को डिसोसिएट करूं वेयर X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये ऑब्वियसली किस तरह से ब्रेक करना चाहिए, दिस शुड गिव मी R प्लस प्लस X माइनस, यस नो? ओके, तो अगर ये R प्लस है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे? ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। तो अगर मैं इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो नेचुरली ये क्या बन जाएगा, ये आर डॉट बन जाएगा या ये न्यूट्रल बन जाएगा, ऐसा ना? इज दैट क्लियर? ओके now, or of course you can also understand this in one more way, you can also understand this in one more way कि अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे लेट्स अज्यूम क्लोरीन है, लेट्स अज्यूम कि क्लोरीन है, एंड बाकी सब जगह लेट अस अज्यूम कि हाइड्रोजन है, ओके। इस कार्बन के पास अभी इन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाँ, इस कार्बन का ऑक्टेट जो है वो तो कंप्लीट हो गया होगा, राइट? सो राइट नाउ इट वुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, यस नो, राइट नाउ इट वुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ना अब अगर मैं क्लोरीन को रिमूव कर रहा हूं एंड इट इज टेकिंग अवे द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, अब अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और मैं शेयर्ड पेयर को भी हटा दूं तो अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बताओ? अरे अब तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये सर, क्योंकि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके निकल गया। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड थे वो लेके निकला है, तो अब इसके पास 6 बचे विद अ पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, ओके, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आया यहाँ पे एक फ्री रेडिकल क्यों आया, बिकॉज देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हियर। क्लियर टू एवरीवन? ओके, चाहे तो आप इस चीज को नोट कर लो। ओके, चलो आप इस चीज को चाहे तो पूरा नोट कर लो। यहाँ पे कार्बन, क्लोरीन, अगर मैं यहाँ से Cl माइनस को एग्जिट करवाता हूँ तो कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाता हूँ तो कार्बन, एक सेकेंड, ओके, 7 इलेक्ट्रॉन्स नोट कर लो, ओके।
बट इतना आपको समझने की जरूरत नहीं, ये एक पार्ट ही काफी है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया, बट दिस सिंगल पार्ट इज इनफ. ओके, सो दिस इज आवर फ्री रेडिकल. नोट कर लिया? नोट कर लिया? ऑलराइट. नाउ लीविंग ग्रुप के बारे में हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, एल जी इज ऑलवेज लीविंग ग्रुप. ओके, जब भी मैं एल जी लिखूं उसका मतलब हमेशा लीविंग ग्रुप ही होगा. एल जी इज आवर लीविंग ग्रुप. ओके, एंड इसके बारे में आपको एक ही सेंटेंस याद रखना है, वीकर द बेस बेटर द लीविंग ग्रुप. वीकर द बेस बेटर द लीविंग ग्रुप. ओके, सो अगर सपोज करो हम हैलोजेंस को उनकी लीविंग एबिलिटी पे बताते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, लीविंग एबिलिटी ऑफ एक्स माइनस. ओके, पहले आप यहां तक लिख लो. लिख ले? ऑलराइट. नाउ देखो हम एक बार के लिए साइड में आते हैं. सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले लीविंग ग्रुप डिपेंड करता है वीकर बेस पे, तो जितना वीकर मेरा बेस होगा उतना बेटर मेरा लीविंग ग्रुप होगा. ओके, नाउ ध्यान दो, बिटवीन एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई, आराम से, कोई जल्दी नहीं है. विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? अब कोई गलत जवाब मत देना. विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हियर? बस आधे लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं. डाउन द ग्रुप हम हमेशा क्या देखते हैं? डाउन द ग्रुप हम हमेशा साइज देखते हैं, राइट? सो विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हियर? एच आई इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. नाउ इफ दिस इज माय स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट जो आएगा आई माइनस, ये क्या हो जाएगा? ये मेरा वीकेस्ट बेस हो जाएगा. ठीक है, और अगर ये मेरा वीकेस्ट बेस हो गया तो इसका लीविंग एबिलिटी ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली इसका लीविंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो अब अगर मैं इसको अरेंज करूं इन ऑर्डर ऑफ लीविंग एबिलिटी, तो मेरा बेस्ट लीविंग ग्रुप कौन सा आ गया? ओके, बेस्ट लिविंग ग्रुप मेरा आ गया आई माइनस, फॉलोड बाय, अब आप मुझे ऑर्डर बताओ, फॉलोड बाय, करेक्ट, बी आर माइनस, फॉलोड बाय सी एल माइनस. अगेन हम एफ को इग्नोर करते हैं. ओके, वी विल इग्नोर एफ, लेकिन अगर पूछा जाए तो चलो ठीक है, एफ माइनस आपका लास्ट. ओके, बट टिपिकली हम इस चीज को इग्नोर करते हैं. राइट, सो विल कम बैक टू हियर. सो लिविंग एबिलिटी ऑफ एफ माइनस इज आई माइनस बेटर देन बी आर माइनस बेटर देन सी माइनस. ठीक है, ये मैंने एक बार बता दिया है, ये बार बार काम आएगा. तो ये मैंने एक बार बताया था, आई विल नॉट बी टेलिंग दिस अगेन. ओके, आप इसको नोट कर लो. एफ माइनस को निकालने का अलग तरीका होता है. इट इज नॉट, एफ माइनस डज नॉट लीव बाय दिस वे, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ रिमूविंग एफ माइनस. ओके, अब ये मैंने आपको एक बार बता दिया, मैं आपको ये दोबारा नहीं बताऊंगा. सो आप इसको जितने अच्छे से नोट करना चाहो उतने अच्छे से नोट कर लो. नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया? ऑलराइट, so leaving ability of f minus is I minus better than br minus better than cl minus. ऑलराइट, हाँ ऑब्वियसली लास्ट में आपका f minus आएगा, बट टिपिकली इसको हम नॉट कंसिडर्ड, इसको रिमूव करने का मेथड जो है वो अलग होगा. राइट, नाउ अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? मेरे पास यहाँ पे आर डॉट जनरेट हुआ. नाउ अब ये आर डॉट जो है वो एक और आर डॉट के साथ कंबाइन करता है. तो देखो, वी हैव आर फ्री रेडिकल एंड वी हैव आर फ्री रेडिकल. सो आर फ्री रेडिकल एंड आर फ्री रेडिकल कंबाइन विद इटसेल्फ. ओके, आर फ्री रेडिकल एंड आर फ्री रेडिकल कंबाइन विद सेल्फ एंड विल फॉर्म आर आर. ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर जो ड्रॉ किया था या यहाँ पर जो हमने लिखा था आर आर, ये पार्ट फॉर्म हुआ. ओके, एंड उसके अलावा जो मेरा Na प्लस है वो मेरा एक्स माइनस के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म NaX. कंप्लीट कर लो.
राइट ना। इसी में एक और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, आर एक्स should be a primary halide, should be a primary halide or a secondary halide, but not tertiary, as third degree free radical undergo disproportionation. Total. Rx should be a primary halide or a secondary halide, but not a third degree halide, as third degree free radical undergo distribution. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके सो ये बताओ कौन सा डिग्री हैलाइड है? हैलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो कौन सा डिग्री है? दैट इज 1 डिग्री। हैलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो कौन सा डिग्री है? दैट इज सेकंड डिग्री। हैलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो कौन सा डिग्री है? वो थर्ड डिग्री। ओके सो वुड्स रिएक्शन 1 डिग्री के लिए चलेगा, 2 डिग्री के लिए चलेगा, 3 डिग्री के लिए नहीं चलेगा। ओके और वुड्स रिएक्शन को कई बार शॉर्ट में WR भी देखोगे। ओके तो अगर आपको कभी दिया हुआ है RXWR तो इसका मतलब होता है वुड्स रिएक्शन। कई बार बुक्स में ऐसे शॉर्टकट में लिखा होता है, सो ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ यहां तक आप सभी ने कॉपी कर लिया। बिकॉज इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, थर्ड डिग्री फ्री रेडिकल अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, हम इस पे आएंगे, बट थर्ड डिग्री जो है वो आपका ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन करता है। विल कम टू दैट। यहां तक लिख लिया। नाउ इतना सब जो है ये सिर्फ मैकेनिज्म के लिए है। ओके मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज एक्चुअल में आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। जैसे कि देखो हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फॉलो इज दिस। ओके आपको मेजरली इस चीज को ही फॉलो करना है, राइट। तो देखो अगर हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से इफ आई हैव CH3Cl। ओके अब अगर मैं इसमें Na एंड ड्राई ईथर यूज करूं, ओके सो आप सिंपली इसको जो हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया था उसमें कन्वर्ट करो, यानी कि आप इसको Rx में कन्वर्ट करो। मेरा आप इसको Rx में कन्वर्ट करो एंड मेरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? मेरा RR प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके सो अब अगर मेरा RR प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सो बताओ यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? करेक्ट, यहाँ पे आई शुड राइट CH3 एंड CH3, राइट, प्लस ऑब्वियसली NaCl, एज सिंपल एज दैट। सो CH3 CH3 ये बेसिकली मेरा क्या हो गया? C2H6 हो गया। ठीक है दिस इज इट, बस इतना ही है ये चीज। क्या ये समझ में आया? ओके इतना ही है ये चीज। सो ऑल ऑफ दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ओके बट आपको एक्चुअल में इतना पार्ट पूरा नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ लिटरली इतना ही पार्ट चाहिए होता। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ट्राई करो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा बताओ? क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? ठीक है वेरी सिंपली यहाँ पर देखो, यहाँ पे आई एक्चुअली हैव 3 कार्बन एटम्स, आई हैव 3 कार्बन एटम्स। सो 3 कार्बन एटम एंड वापस से सेम चीज रिपीट हो जाएगा। ओके सो 3 एंड वापस से अगर मैं सेम चीज को रिपीट करूँ तो बेसिकली क्या मिल जाएगा मुझे? हेक्सेन मिल जाएगा। जैसा नो हेक्सेन प्लस ऑब्वियसली व्हाटएवर NaCl। देखो समझ में आएगा?
Okay, now next question. क्या हुआ इसमें, तुमको क्या चीज नहीं समझ में है? देखो ध्यान दो. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ ध्यान दो. आर और आर क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है. ओके, आर एंड आर आर कंबाइनिंग. सो यहाँ पे मेरे पास आर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आर ये चीज आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी मेरे पास आर क्या चीज आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा. ठीक है, बस आप इन दोनों में बॉन्ड बना दो. क्लियर? नेक्स्ट वाला बताओ. नेक्स्ट वाले का क्या आएगा? वेरी गुड. नेक्स्ट वाला इज ऑल्सो वेरी सिंपल. नेक्स्ट वाले में मुझे क्या समझना है कि हियर दिस इज माई फ्री रेडिकल. Okay, here this is my free radical, so this will combine with another similar free radical. So in this case मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आएगा प्लस ऑब्वियसली NaCl. ओके, बट अब हम इसके आगे और NaCl नहीं लिखेंगे, इसके आगे NaCl इज अंडरस्टूड. ओके, इसके आगे NaCl इज अंडरस्टूड. समझ में आया क्या? लेट्स ट्राई अनदर. बताओ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा. डन. डन. ओके, वेरी सिंपली देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा. यस और नो? ओके, अच्छा लेट्स लुक एट अनदर. नाउ ये वाला स्लाइटली ट्रिकी है, बट अगेन नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. कंप्लीट हो गया क्या आपका? ओके, वेरी गुड, वन ऑफ यू हैज गॉट द करेक्ट आंसर. सो यहाँ पर देखो, आपको सिंपली क्या समझना है कि मेरा यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दीज फ्री रेडिकल्स रिएक्टिंग विद अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, इट इज मच इजियर एंड मच फास्टर कि मैं इन दोनों का ही आपस में रिएक्शन करवा दूं. ऐसा ना? ओके, सो ये चीज यहाँ पे बॉन्ड प्रोवाइड करेगा, ये चीज यहाँ पे बॉन्ड प्रोवाइड करेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, U2. तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, डबल बॉन्ड आएगा. राइट, तो यहाँ पे आप एक नोट, यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर लो. इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस, intramolecular reactions are much faster, okay, are much faster than intermolecular reactions. तो अगर आपका विद इन द मॉलिक्यूल कभी भी रिएक्शन हो सकता है, तो हम सबसे पहले वही करेंगे, are much faster than intermolecular reaction. okay, नोट कर लो. नोट कर लिया. ऑब्वियसली NaCl भी फॉर्म होगा, NaCl विल ऑलवेज फॉर्म, बट मैं यहाँ पे अब लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम हमेशा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में ही इंटरेस्ट रखते हैं. राइट, सो ऑब्वियसली NaCl विल फॉर्म, बट दैट इज नॉट ऑफ इंटरेस्ट टू अस. नोट कर लिया. अब आप देखो बाकी क्वेश्चन करते जा सकते हो. हाउ मेनी NaCl, मेरे भाई अगर 2 Cl निकला है तो 2 Na बनेगा, जितना Cl निकलेगा उतना ही Na बनेगा. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप करते जाओ. दो रेडिकल ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मेरे पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं एक ही एडिशनल बॉन्ड कर सकता हूँ. इंट्रा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इंट्रा यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल. ओके, एक फ्री रेडिकल को रिएक्ट करने के लिए एक और फ्री रेडिकल चाहिए, तो आइदर दे कैन बी प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल और इट कैन बी प्रेजेंट इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल. सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उनका रिएक्शन फास्टर होगा. ओके,
इंस्टेड ऑफ दिस वेटिंग फॉर दिस मॉलिक्यूल टू अप्रोच, 3 रेडिकल नहीं होगा, 3 रेडिकल जैसा सिचुएशन आएगा ही नहीं. ओके, इंस्टेड ऑफ दिस फ्री रेडिकल वेटिंग फॉर दिस मॉलिक्यूल टू अप्रोच, वो डायरेक्टली इसके साथ ही रिएक्ट. ये सारे आप कंप्लीट करो. यस, बाईसाइकिल करेगा. करेक्ट, लास्ट वाला वुड्स रिएक्शन शो नहीं करेगा, लास्ट वाला डिस्प्रपोर्शनेट शो करेगा. बट आप पहले फर्स्ट दो कंप्लीट करो, फिर मैं आपको लास्ट वाले में बताता हूँ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है. फर्स्ट दो हो गए. फर्स्ट दो हो गए. मीथेन, मीथेन कहाँ से? देखो फर्स्ट वाले में क्या होगा, वेरी सिंपली यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा. अगेन दिस विल प्रेफर टू रिएक्ट अमंगस्ट देमसेल्व्स, ये तो आपका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ही प्रेफर करेगा. सो यहाँ पर देखो मेरा क्या बनना चाहिए, ये पार्ट तो एज इट इज. ओके, लेट्स लेबल 1 2 3 4. ओके, बेसिकली 2 जो है वो 3 के साथ बॉन्ड करेगा. सो 1 2, ठीक है, फिर 2 जो है वो 3 के साथ बॉन्ड करेगा एंड देन 4. देखो आपने ऐसा कंपाउंड बनाया, देखो ऐसा आना चाहिए. फिर से ऑलराइट, देखो ध्यान दो. सो अगर मैं यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाऊं, देखो अगर मैं यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाऊं तो वो कैसा बनेगा. एक फ्री रेडिकल यहाँ आया, एक फ्री रेडिकल यहाँ आया, ऐसा ना. ओके, सो चलो हम इस पूरे सर्कल को लेबल कर देते हैं ना. लेट्स लेबल एवरीथिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आएगा. ठीक है, नाउ कौन सा किसके साथ बॉन्ड करना है मुझे बताओ. 1 जो है वो 6 के साथ बॉन्ड करेगा. यस और नो, 1 और 6 बॉन्ड करेगा, तो बाकी का लेबल करते हैं. सो 2 3 4 5, ये आएगा 6, ये आएगा 1, और ये क्या आ जाएगा 7 8. अब क्लियर हो. ओके, कभी भी अगर आपको दिक्कत है तो आप हमेशा नंबरिंग कर लिया करो, इट विल मेक योर वर्क मच इजियर. सेकंड वाला तो आप समझ ही गए होंगे. ठीक है, सेकंड वाले में देखो फ्री रेडिकल कैसा बनेगा, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, ऐसा ना. ओके, सो नाउ माय प्रोडक्ट इज क्लियर. देखो चेक करो. क्लियर, राइट. नाउ इस वाले में देखो क्या होगा. नाउ दिस इज अ थर्ड डिग्री हैलोजन, या दिस इज अ थर्ड डिग्री हैलाइड. सो थर्ड डिग्री हैलाइड जो है इट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन. नाउ डिसप्रपोर्शनेशन में देखो हमें करना क्या होता है, पे अटेंशन. सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो ये जनरेट होगा. ओके, नाउ डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. नाउ ध्यान दो, यहाँ पर इफेक्टिवली होता क्या है कि दिस ऑक्सीडाइजेस एज वेल एज रिड्यूसेस. तो आपको एक मिलेगा एल्केन एंड दूसरा मिलेगा एल्कीन. ओके, आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपके पास 3 डिग्री फ्री रेडिकल हो, whenever you have a third degree free radical it will always undergo disproportionation, and एक आपको alkane मिलेगा, एक आपको alkene मिलेगा.
ओके अगर देखो आपको ये चीज क्लियर नहीं हुआ कि ये चीज डिसप्रोपोर्शनेशन कैसे होता है, तो देखो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले अगर मैं यस एल्केन एंड एल्कीन, ओके ध्यान दो ये चीज डिसप्रोपोर्शनेशन कैसे हुआ। सबसे पहले ये वाला मैं बना रहा हूँ। सो कार्बन CH3 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 एंड यहाँ पे फ्री रेडिकल है, यस और नो? ओके ये वाला मॉलिक्यूल हुआ, यस नो? ओके अब देखो ये मुझे क्या दे रहा है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को बनाऊं, सो दिस इज कार्बन, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3 एंड यहाँ पे क्या है H है। वेराज यहाँ पर देखो क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 CH3 एंड CH3, देखो यही आएगा क्या? ओके सो अब अगर मैं यहां से लेके यहाँ पे जाऊं तो इफेक्टिवली क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने H ऐड किया है, ठीक है? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये क्या होता है बताओ, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? करेक्ट, दिस इज क्लियरली रिडक्शन। ओके दिस इज क्लियरली रिडक्शन। एंड अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने रिमूवल ऑफ H किया है। ओके और रिमूवल ऑफ H क्या होता है, ये तो ऑक्सीडेशन होता है। Okay, so when the same species undergoes reduction as well as oxidation, उसको हम क्या बोलते हैं, disproportionation बोलते हैं। Exactly. Okay, complete कर लो इसको। So आपको इतना कभी भी दिमाग नहीं लगाना है, you simply have to look at कहाँ पे फ्री रेडिकल है, उसके हिसाब से आपको एक एल्केन और एल्कीन फॉर्म करना है। राइट, इतना आपको टेंशन नहीं लेना है, सिंपली मेक वन एल्केन टेक एन एल्केन। क्या नहीं समझ में आया मुझे बताओ, क्या नहीं समझ में आया? यहाँ पे वी हैव कार्बन, कार्बन के साथ तीन और रीजन, रीजन का देखो कोई सर पैर नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको सिंपली बता दें कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे देखो ये कार्बन के पास मैंने एक हाइड्रोजन ऐड किया, यहाँ पे ये कार्बन से देखो मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, बाकी सब तो सेम है। ये CH3 ये CH3 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 ये पार्ट तो सेम है। ओके जो चेंज हुआ है यहाँ पर हुआ है। ओके in this case I have added this part, in this case I have removed from here। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बन के लिए करेक्ट, सेकेंड डिग्री हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड में ऐसा नहीं होता है, थर्ड डिग्री में ही ये चीज होता है। ओके लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। वी कैन रिमूव फ्रॉम वेर एवर वी वांट, मतलब जहां पे फ्री रेडिकल था वहां पर ही डबल बॉन्ड आएगा। सो डबल बॉन्ड कुड हैव बीन हियर हियर और हियर, बट इसमें तो डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा। ओके लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ओके सपोज करो मैंने आपको ये दिया। ओके लिखो क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स आएंगे, लिखो। सबसे पहले आप फ्री रेडिकल बनाओ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप फ्री रेडिकल बनाओ, फिर उसके बाद उसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला, DE का मतलब क्या होता है? DE इज ड्राई ईथर। 50% ऑफकोर्स, अगर ऑक्सीडेशन जितना हो रहा है उतना ही रिडक्शन हो रहा होगा, जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना ही रिडक्शन हो रहा होगा। सो इस वाले केस में हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी गेटिंग, बताओ हाउ मेनी यूनिक प्रोडक्ट्स विल बी गेटिंग? सो आई हैव वन आंसर 3, आई हैव अनदर आंसर 2, NaCl भी निकलेगा। यस NaCl विल आल्सो बी फॉर्म, क्योंकि अगर Cl निकला है, देखो यहाँ पे मैंने Cl को तो रिमूव किया है ना, Cl को मैंने रिमूव किया तो यस NaCl भी फॉर्म होगा। ऑलराइट लेट्स लुक, लेट्स सी, बहुत ही सिंपल सा ये।
सो यहाँ पर देखो मेरा ये वाला फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, तो पहले मैं एल्केन तो बना देता हूँ। ओके, एल्केन तो मेरे पास एक ही आएगा, दैट इज ये वाला आएगा। ओके, लेकिन एल्कीन देखो यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबल है। एल्कीन देखो मल्टीपल कैसे पॉसिबल है, एक तो हो सकता है मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए। ओके, या तो हो सकता है मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, ये पोजिशन और ये पोजिशन एग्जैक्टली सेम है, राइट। सो आई कैन हैव आइदर दिस मॉलिक्यूल, ओके, or I can have this molecule, yes or no? Okay. Now कई बार क्वेश्चन में जो है अगर आपको दिया हुआ है ऑल पॉसिबल आइसोमर्स या ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो आपको चेक करना है कि क्या वहां पे स्टीरियो आइसोमरिज्म भी काउंट नहीं करना पड़ जाए। ओके, नाउ फॉर्चुनेटली इन दिस पर्टिकुलर केस वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है, क्योंकि ना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है ना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ओके, फॉर्चुनेटली इन दिस केस इट इज नॉट शोइंग एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बट वी शुड ऑलवेज चेक कि अच्छा क्या हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंसीडर करना पड़ जाए। So in total, how many products will I have? 1, 2, and 3. Is that clear? Clear was सभी को? Right. Let's look at another example. एक second. Okay. Same. How many number of products? Yeah. Draw all products. In the previous question, by on मैंने आपको क्या बताया? आपका ये पोजीशन, आपका ये पोजीशन एंड ये पोजीशन एग्जैक्टली सेम है। ओके, तो आप इस पे बनाओ या आप इस पे बनाओ, एक ही बात है, इसलिए बस मैंने इस पे बनाया। बिफोर दैट क्वेश्चन, हाँ आप इसमें तो तीनों ही पोजीशन बराबर है, इसमें तो ये या ये तीनों ही पोजीशन बराबर है। हाँ हाँ, ऑल थ्री पोजीशंस आर इक्वली द सेम। देखो ये वाला ट्राई करो। आपको स्टीरियो आइसोमरिज्म भी चेक करना है, डोंट फॉरगेट अबाउट स्टीरियो आइसोमरिज्म। सो आई हैव टू ऑप्शंस सो फार, एक है 3, एक है 4। डी ऑप्शन आप सभी को पता है, नॉन। देखो लेट्स चेक। सो क्लियरली दिस इज अ थर्ड डिग्री हैलाइड। सो थर्ड डिग्री हैलाइड यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द फ्री रेडिकल। यहाँ पे मेरा फ्री रेडिकल जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, नाउ एल्केन पार्ट तो ऑब्वियस है। ओके, एल्केन पार्ट मेरा ये बन जाएगा, ये सर। ओके, एल्केन पार्ट तो ऑब्वियस है। नाउ लेट्स सी द एल्कीन पार्ट। नाउ अब इस चीज के लिए देखो क्या क्या यूनिक पोजीशंस अवेलेबल है। एक तो ये अवेलेबल है, दूसरा ये अवेलेबल है एंड तीसरा ये अवेलेबल है। यस सर। ओके, सो लेट्स ड्रॉ ऑल ऑफ दोस। सो पहला क्या आएगा, पहला देखो ये आएगा। ओके, ना ऑब्वियसली ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। ओके, दिस ऑब्वियसली कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्लस। ओके, लेट्स ड्रॉ द सेकंड वन। ओके, नाउ ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। राइट, लेट्स ड्रॉ द थर्ड वन। ओके, बताओ क्या ये चीज ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है?
यस, ये चीज तो मेरा सिस और ट्रांस शो कर सकता है. सो इन टोटल नाउ हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू आई गेट? करेक्ट. सो इन टोटल हियर आई विल हैव 5 प्रोडक्ट्स. नोट कर लो. फ्री रेडिकल रीअरेंज नहीं होता है, ओनली कार्बोकैटायन रीअरेंजेस. फ्री रेडिकल तभी आपका अपना पोजीशन से मूव कर सकता है अगर उसमें रेजोनेंस अवेलेबल है तो. ओके, चलो वी विल टेक एन एग्जांपल जहां पे रेजोनेंस अवेलेबल है. नहीं, यहाँ पे ये सारे एल्कीन्स जो है वो इक्वल अमाउंट पे फॉर्म नहीं होंगे. जो भी हमारा मोस्ट स्टेबल एल्कीन है वही सबसे ज्यादा फॉर्म होगा. कंप्लीट हो गया ये वाला. डन. ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू. लेट्स सी. सो सपोज करो कि मेरे पास कुछ ऐसा है. ओके, यहाँ पे आप ट्राई करो आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है. क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे बताओ. ऑलराइट. सो यहाँ पर देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वी ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप. तो स्टेप बाय स्टेप देखो, जाने का मतलब क्या. सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म करता हूँ. ओके, तो यहाँ पे मेरा फ्री रेडिकल किस तरह से आएगा? कुछ इस तरह से आएगा. यस और नो? ओके, फ्री रेडिकल कुछ इस तरह से आएगा. अब देखो, इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर तो रेजोनेंस पॉसिबल है. ओके, तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो यानी कि मेरा एक और ये वाला फ्री रेडिकल जनरेट होगा. यस और नो? Okay, so effectively how many free radicals do I have? Okay, so effectively I have two free radicals. Okay, let's call this A, let's call this B. Okay, now बिफोर लुकिंग एट कि क्या चीज कॉमन हो जाएगा, हम उसको भी एक सेकंड के लिए इग्नोर करते हैं. हम एक सेकंड के लिए सोचते हैं कि दोनों ही यूनिक है. तो मेरे पास इसके हिसाब से मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं बताओ. इफ रेडिकल्स आर टू कंबाइन देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन फॉर्म? Correct. 4 is the maximum number of products that can form. A can react with A. All right. B can react with B. Okay. Then A can react with B and B can react with A. Okay. तो maximum 4 होगा. हम एक बार चारों ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं अच्छा क्या कोई सा कॉमन आ गया है क्या. क्या ये पार्ट आपको समझ में आया? Okay. The maximum would be 4. Let's draw and then check out. हाँ, correct. Then first let's draw and then check out. अच्छा कोई सा सेम आ गया क्या. All right. So let's first combine A with A. तो अगर मैं A विथ A बना रहा हूं तो क्या बन जाएगा? 8 मेंबर्ड बन जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा. एंड उसके अलावा देखो 1 2 3 4. ओके, सो 1 2 3 4. फिर ये किसी और के 4 के साथ कंबाइन करेगा. 3 2 1. तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड होगा. यस नो? Okay, this is when your A combines. समझ में आया क्या? समझ में आया? Okay, so when your B combines, okay, when your B combines, in that case देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा. ये फॉर्म होगा.
यस और नो? ओके, और जब मेरा ए बी या बी ए रिएक्ट करेगा उस केस में तो सेम प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा। सो जब मेरा ए बी रिएक्ट करेगा, देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू आई गेट हियर? आई गेट 3 प्रोडक्ट्स। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे चलो हम स्टीरियो देख सकते हैं। यहाँ पे देखो स्टीरियो देखने की जरूरत हमें क्यों नहीं पड़ेगी? ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस वी डू नॉट नीड टू लुक एट स्टीरियो। ऑफ कोर्स वी कैन लुक एट स्टीरियो, बट यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहे थे, विच इज वाई इट कुड बी सिस, इट कुड बी ट्रांस। बट यहाँ पर तो जो कॉन्फ़िगरेशन है एग्जैक्टली वही रहेगा। समझ में आया ना? यहाँ पर तो डबल बॉन्ड ऑलरेडी था। एग्जैक्टली, कंप्लीट करना। डन। ऑलराइट, लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। Now, ये वाला भी slightly complicated होगा, but I am sure you can solve this. Okay, जल्दबाजी मत करो, आराम से सॉल्व करो। बन गया क्या? बन गया। ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरा फ्री रेडिकल कैसा जनरेट होगा? यहाँ पर जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, राइट? नाउ क्लियरली दिस इज इन कॉन्जुगेशन, सो यानी कि मेरे पास यहाँ पे इससे एक और फ्री रेडिकल जनरेट होता है, दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ अगेन इफ आई कॉल दिस ए एंड इफ आई कॉल दिस बी, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स आने चाहिए? Okay, I should get 3 products: A combining with A, B combining with B, and then A combining with B. Alright? So देखो हम आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। So A combining with A. Alright? So if I make A combining with A, तो देखो मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आना चाहिए। Yes or no? A combining with A. Yes or no? Okay. Then let's draw B combining with B. So B combining with B कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से आएगा, ठीक है? एंड देन ए कंबाइनिंग विथ बी, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। देखो चेक करो, ऐसा बनाया आप लोगों ने।
इज दिस क्लियर? राइट, लेट्स ट्राई कपल मोर एग्जांपल्स। कंप्लीट कर लिया सभी ने? राइट, लेट्स ट्राई कपल मोर एग्जांपल्स। फर्स्ट दो आप ट्राई करो, थर्ड वाला मैं आपको बताऊंगा, फोर्थ वाला आपसे हो जाएगा। फर्स्ट दो आप खुद से ट्राई करो, थर्ड थर्ड वाला मैं बताऊंगा, फोर्थ वाला आप कर सकते हो। फर्स्ट दोनों हो गए? फर्स्ट दोनों हो गए? देखो, फर्स्ट दोनों काफी सिंपल से है। फर्स्ट वाले में मेरा प्रोडक्ट क्या होगा? वेरी सिंपल। ये तो 6 मेंबर्ड रिंग है, एंड के लिए ये और ये कंबाइन करेगा, तो अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा बताओ? हाउ मेनी मेंबर्स डज द सेकंड रिंग हैव? करेक्ट, इट विल हैव अ 4 मेंबर्ड रिंग। ओके, इट विल हैव अ 4 मेंबर्ड रिंग। सेकंड वाला तो देखो काफी सिंपल सही है। सेकंड वाला बेसिकली आपका कुछ इस तरह से बनेगा, चेक करो। फर्स्ट दो सभी को समझ में आया? फर्स्ट दो सभी को समझ में? ऑलराइट, नाउ थर्ड वाले पे आप लोग ध्यान दो। थर्ड वाले पे आप लोग ध्यान दो। नाउ एक हैलोजन को निकालने के लिए सेकंड में रेजोनेंस है, हाँ तो ठीक है, रेजोनेंस है तो क्या हुआ बताओ? रेजोनेंस है तो भी आपका रिंग तो एरोमेटिक मेंटेन रहेगा ना। योर रिंग शुड मेंटेन इट्स एरोमेटिसिटी, राइट? अगर मैं फ्री रेडिकल को यहाँ पे ले आऊं तब तो उसका एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा। ना, थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में देखो, एक हैलोजन को रिमूव करने के लिए मुझे एक सोडियम चाहिए, तो दो हैलोजन को रिमूव करने के लिए मुझे कितना सोडियम चाहिए होगा? 2 सोडियम चाहिए होगा। Yes or no? Okay. So if I have one halogen, I require one sodium. If I have two halogen, I'll require two sodium. तो अगर मेरे पास यहाँ पे इसके 2 मोल ऑफ दिस कंपाउंड है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम डू आई रिक्वायर? करेक्ट, आई रिक्वायर 4 मोल्स ऑफ सोडियम, राइट? बट मेरे पास यहाँ पे है कितना? मेरे पास तो यहाँ पे सिर्फ 2 मोल्स ऑफ सोडियम ही है। ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, ध्यान दो। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि मैं इसको कंप्लीटली रिएक्ट तो नहीं करवा सकता, ठीक है? मैं इसको एग्जैक्टली exactly हाफ ही रिएक्ट करवा सकता हूँ। या तो मेरा ब्रोमीन पार्ट निकलेगा या तो मेरा क्लोरीन पार्ट निकलेगा। आई कैन ओनली रिमूव आइदर वन ऑफ दोस। यस और नो? ओके, सो दिस इज वेयर आवर मैकेनिज्म कम्स, दिस इज वेयर आवर मैकेनिज्म कम्स हैंडी। ओके, अब अगर मुझे ब्रोमीन को निकालना है या क्लोरीन को निकालना है, अगर मुझे इन दोनों में से डिसाइड करना है, सो आई हैव टू गो बैक टू माय मैकेनिज्म। ओके, एंड अगर मैं मैकेनिज्म में देखूं
तो मैकेनिज्म में कौन सा ग्रुप एग्जिट करता है, दैट ग्रुप एग्जिट्स विच इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, जैसा ना वो वाला ग्रुप एग्जिट करता है जो कि बेटर लीविंग ग्रुप होता है। सो अब अगर मैं वापस अपने स्ट्रक्चर पे आऊं तो बिटवीन ब्रोमीन एंड क्लोरीन विच इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, ब्रोमीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, राइट। ब्रोमीन अब यहाँ पे मेरा बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यानी कि देखो अब मेरा फ्री रेडिकल कैसा फॉर्म होगा, मेरा पहला फ्री रेडिकल जो फॉर्म होगा इट विल लुक लाइक दिस, ओके। मेरा ये वाला फ्री रेडिकल जनरेट होगा, नाउ दिस विल कंबाइन विद इटसेल्फ, सो ये फ्री रेडिकल अपने आप के साथ ही कंबाइन करेगा, ओके, एंड व्हाट विल इट विल फॉर्म बेसिकली दिस। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो बेटर लीविंग ग्रुप एग्जिट्स। क्लियर हुआ? ओके, अब आप नेक्स्ट वाला तो कर ही सकते हो। बिटवीन क्लोरीन एंड आयोडीन विच इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, ऑब्वियसली आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। अब आप इसका प्रोडक्ट लिखो। एग्जिट करता है, बी आर एग्जिट, बेटर लिविंग ग्रुप एग्जिट, यस। तो ब्रोमीन जो है वो एग्जिट करता है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरा आयोडीन एग्जिट कर जाएगा। सो वेरी सिंपली आई विल हैव अ 6 मेंबर्ड, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे पेंटेन कैसा आएगा नालायक। आप आर आर कर रहे हो ना, तो आपका हमेशा इवन नंबर आएगा, राइट। आप अगर इवन को ट्वाइस करो या आप ऑड को ट्वाइस करो, हर बार रिजल्ट इवन आता है। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करो, वी विल कंटिन्यू राइट।